अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर को इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए इमरान खान को नाअहल करार दिया, जिस पर 2 रोज़ कबल इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की और कहा कि इस फैसले पर गौर किया जाए। इमरान खान को नाअहल करार दिया गया है, उस पर नजरसानी की जाए। लेकिन आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत करते हुए कहा कि इमरान खान 30 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन के लिए नाअहल नहीं हैं, और जहां तक रही कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया जाए तो वो इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब, जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और नवीद चौधरी साहब। सबसे पहले मैं इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप क्या समझते हैं, क्या इमरान खान की नाअहली तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा सियासी नुकसान है? एब्सोल्युटली नहीं। देखिए, ये सियासत है, सियासत में अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। आपसे गलती होती है तो उसको आपको सज़ा भुगतनी है। बड़े बड़े लोगों को सज़ाएं हुई हैं। अगर पाकिस्तान की तारीख़ में हम देखें तो बड़े बड़े नाम हैं जो अदालतों में पेश हुए हैं, अदालतों ने उनके खिलाफ फैसले भी किए हैं, वो उन फैसलों के ख़िलाफ़ अपील में भी गए हैं। अदालती बात मैं कर रहा हूँ इलेक्शंस के हवाले से। तो हर बात को अना का मसला लेना कि जी मुझे तो कोई अदालत पूछ नहीं सकती, कोई अदालत मेरे अमल के बारे में कोई राय नहीं दे सकती, तो इसका जवाब आज उनको बड़ा सही दिया है जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। उन्होंने बहुत, उनके जो वकील साहब थे और जितनी बातें उनके वकील साहब ने की उनको बहुत सही और वाज़ेह जवाब मिले हैं कि भाई कुछ चीज़ें तरीके के मुताबिक चलती हैं। जब उनका जजेस का फैसला आ जाएगा, दस्तखत होकर मुकम्मल आ जाएगा, फिर उन्होंने इतला उठाया कि जी अभी तक उन्होंने क्यों नहीं दस्तखत किए। तो जज साहब ने कहा कि हम बास का जो फुल जजमेंट है उस पर कुछ दिन लगा देते हैं दस्तखत करते हुए। तो ये क्या बात कर रहे हैं? फिर उन्होंने कहा जी अभी आपने किसी को रिलीफ दिया है, कैदियों को। जज साहब ने कहा वो कैदियों का मसला है, उन पर तशद्दुद हो रहा है, मैंने उनको इसलिए रिलीफ दिया है, और आपको क्या मसला है? तो नतीजा हुआ कि काफ़ी जी बैसी मैं समझूंगा कि एहसन जफ़र साहब जैसे बड़े वकील के बेटे, और आई रिस्पेक्ट अली जफ़र मेरे शेडो कैबिनेट का मिनिस्टर भी रहा है, तो मुझे बहुत अजीब लगा कि आज जिस तरीके से वो आर्गूमेंट कर रहे थे और फिर जिस तरीके से जवाब उनको मिल रहा था। अदालतों से सज़ाएँ होती हैं, इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि मेरा एक दोस्त प्यारा लीडर हर उस बात को अपनी अना का मसला बना लेता है। वो कहते हैं मेरे बारे में ये कहा, मुझे डिस्क्वालीफाई किया, मेरे बारे में जजमेंट क्यों दी गई, मेरे बारे में ये लफ्ज़ क्यों लिखे गए, इसका तो फिर हल कोई नहीं है। और ये है बिल्कुल इफ्तिखार साहब, जैसे आपने कहा कि आज बैरिस्टर अली जफर की सरजनिश भी हुई है। बिल्कुल। उसकी वजह देखिए सरजनिश इसलिए होती है ना कि सर जो जज साहब होते हैं वो टीचर होते हैं, जज साहब उन करते हैं अपना अदालत को, और वो लीड भी करते हैं अदालती मामलात को। हमें उनकी जजमेंट को मानना पड़ता है। अगर मैं जाके ऐसी बातें करनी शुरू कर दूं जिनका कोई सिर पैर नहीं होगा, तो साफ ज़ाहिर है कि जज का हक़ है कि जज कहेगा फ़िलहाल साहब आप गो बैक एंड पढ़ो कि तुमने मेरे सामने दरख्वास्त कह दी है, पटिशन कह दी है, पटिशन तो पढ़ लो। फिर मैं पटिशन पढ़नी शुरू करूँगा। तो जज साहब कहते हैं इस पटिशन को तुम हिंदुस्तान की पटिशन के हवाले से मत दो, ये पटिशन यहाँ की है। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें इजाज़त दी जाए 30 अक्टूबर को होने वाले कोरम एजेंसी के इंतखाबात में, तो जाओ जाके लड़ो। किसने तुम्हें कहा तुम नाअहल हो? उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी सुबकी हुई है इस फैसले से। तो जैसा हमने कहा कि तो इसके बारे में तो मैं फिर कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, पीजे मीर साहब आपकी तरफ आती हूँ। इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं कि लॉन्ग मार्च का ऐलान करूँगा और अक्टूबर से आगे बात नहीं बढ़ेगी, लेकिन कहीं से दूसरी राय भी सामने आ रही है। नवंबर के पहले हफ्ते में भी हो सकता है कि कॉल दी जा सके, लेकिन इमरान खान को इंतजार किस बात का है? ग्रीन सिग्नल मिलने का वेट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अभी जो इफ्तिखार ने बात की, नंबर वन, ये जो मैं आई वांट टू कमेंट ऑन दिस। देखिए, ये पीटीआई के जो ये पिटीशन लेके गए, ये कंप्लीट ही नहीं थी, वो साइन ही नहीं हुए थे जज के, इलेक्शन कमिश्नर के जो उन्होंने प्रेजेंट किया है। उन्होंने कहा पहले साइन तो करा के लेके आओ ना, उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा। अब क्वेश्चन इज कि सारों को बहुत जल्दी है कि क्या हो। लॉन्ग मार्च की बात आती है, लॉन्ग मार्च इज ऑन, लेकिन इट इज अ मैटर व्हेन। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि सब कह रहे हैं कि जी इमरान खान को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। कहां से मिलेगा ग्रीन सिग्नल? वो तो लॉकर हेड से हैं, जहां से ग्रीन सिग्नल मिलेगा वहां तो रेड सिग्नल इस वक्त बैठा हुआ है। तो वो ये बिल्कुल आउट ऑफ द विंडो है।
आई थिंक ये इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे और खुद ही लेंगे, एंड आई डोंट थिंक ये पार्टी का भी ये एक अपार्ट फ्रॉम द किचन कैबिनेट और किचन के इनके जो उनके साथ ये मशवरा करके ये एक डिसीजन ले लेंगे। अब इसके रिपरकशंस आपने देखने के रिपरकशंस क्या है। आपका मुल्क तैयार है, मैंने कल भी कहा आपका मुल्क तैयार नहीं है इस लॉन्ग मार्च को सस्टेन करने के लिए। वो भी बैठे हुए हैं, वो ये जो पीडीएम है या पीएमएलएन है वो भी बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हुए हैं। सर 40 सेकंड्स लेफ्ट। देखें जी, द क्वेश्चन इज के राइट नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज थिंक टुगेदर। हम इकट्ठा नहीं सोच रहे, हम मुल्क का नहीं सोच रहे। हमने कोई हम अपने प्रोग्रामों की बात कर लो आप, क्या हमने कोई महंगाई शंगाई इधर उधर की बात करते हैं हम बिल्कुल वी टॉक एब्सोल्युटली नॉनसेंस बिकॉज राइट नाउ योर पीपल आर डाइंग ऑन द स्ट्रीट्स, योर पीपल आर किलिंग देमसेल्व्स, सुसाइड्स हो रहे हैं, हर चीज हो रही है। हमें कोई इमरान ये कर गया, शहबाज ये कर गया, ओ यार लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। हमें तो जान, हमारी तो जान छोड़ो नेशनल बॉक्स के ऊपर। हम तो कोई ऐसी कोई बात करें कि ताकि आपको कोई सुई चुभाए और कहें कि खुदा के लिए इसमें तुम कंसंट्रेट करो। हम तो वो बात ही नहीं कर रहे, हमारे तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है बात करने का। हमें बात करनी है अवाम की, लोगों की, गरीबी की, बिजली की, पेट्रोल। ठीक है पीजे मीर साहब, आपका पॉइंट आ गया है। हमें बात पाकिस्तान की सियासत की भी करनी है। नवीद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं? वैसे पीजे मीर साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि ग्रीन सिग्नल का वेट करें इमरान खान साहब, यानी कहीं ना कहीं तो बात हो रही है। एक जानिब हुकूमत कह रही है कि हमसे तो बात नहीं हो रही, दूसरी जानिब वो बात कर कहाँ रहे हैं? कोई भी उनकी इस बात को ओन नहीं कर रहा कि वो बैकडोर मुज़ाकरात कर किस रहे हैं। पीजे आई एम सॉरी नवीद चौधरी साहब, आपसे ये मेरा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन का एक फैसला है, एक तरफ नाअहली है, दूसरी तरफ इमरान खान को इलेक्शन की भी कॉल दे दी गई है, कुछ कन्फ्यूजन का मामला है। नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ है जय साहब की हेयरिंग के बाद, तो उसमें उन्होंने कहा है कि इस पर हम अभी जजमेंट देंगे कि आया वो कंटेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद हर अपील में जाएंगे तो देख लेंगे। लेकिन यहाँ कानूनी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हाई कोर्ट की सतह की अदालती जो अथॉरिटी है वो हासिल है, इसलिए इनका जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। ये एक कानूनी बहस आ जाएगी आगे। इस नाअहली का जो फैसला है उसके नतीजे में 2-3 चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई। सबसे पहले तो ये तासुर ख़त्म हो गया कि इमरान खान साहब नाकाबिल तस्खीर हैं या उनको कोई टच नहीं कर सकता, वो पाश हो गया बुत। उसके बाद हमने देखा जब फैसला आ गया तो फिर पूरी दुनिया में ये फैसला नशर हुआ जिसमें कहा गया कि करप्शन चार्जेस पर पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को फारग कर दिया गया। ये बात भी ट्रैवल कर गई। ये 2-3 चीज़ें हो गई। फिर उससे अगला मरला ये आया कि उन्होंने एहतजाज की कॉल दी और उनका ख्याल था कि बहुत बड़ा एहतजाज होगा। वो भी एक जिसे पंजाबी में कहते हैं फोका फायर साबित हुआ, कॉल भी वापस ले ली उन्होंने। और अब जिस लॉन्ग मार्च की वो बात कर रहे हैं, आपने नोट किया होगा उसमें भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें मायूसी झलक रही है, उसमें कोई एतमाद या धमकी नहीं है। उसके बाद उन्होंने बदलती हवाओं के रुख भी देख लिए। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए तो जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने बड़े इत्मीनान से केस सुना। उन्होंने कहा आपको जल्दी किस बात की है? उन्होंने कहा ये एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसने अगर कोई जजमेंट दी है तो उसको बड़े गौर से देखना पड़ेगा, पहले आ तो लेने दे पूरा। फिर जब इसरार करते रहे अली ज़फ़र साहब तो उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद आप आइएगा। ये 3 दिन देना भी बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि उसके बाद हम एतराज़ात जो हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के अगर रिमूव हो गए तो फिर इसको सुनेंगे। ये बात भी सामने आ गई। तो ये चीज़ें बड़ी अब क्लियर हो रही हैं। वरना इस कोर्ट में हमने देखा है ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा रिलीफ उनको मिलता था, अब तो हर चीज़ पर बासपुरस हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो नाअहली का फ़ैसला आया है उसके नतीजे में अब इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो रहा है कि चीज़ें उस तरह ऐसे हैं नहीं। सिर्फ मैं आखिरी बात करूँगा, जी 2 केस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनमें नाअहली 100% बनती है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, और 15 केस वो हैं जो अभी फाइल किए जाने हैं। वो सारे करप्शन के हैं। वो 2 केसेस कौन से सर? एक केस तो फॉरेन फंडिंग का है, राइट। दूसरा जिस पर गैर मुइना मुद्दत के समाअत की है और टेरियन केस है। 15 रेफरेंस और तैयार हैं जिसमें चीनी, शुगर, NLG वगैरह 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 के, उसका अल्टीमेट नतीजा भी यही है। तो ये एक बड़ी सीरीज है अभी, राइट। तो देखते हैं अब मामला कानूनी हवाले से किस तरफ जाते हैं। ठीक है, मैं जावेद इकबाल साहब आपकी तरफ आती हूँ। इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज का भी जिक्र किया नवीद साहब ने, आप क्या समझते हैं कितने पुरएतमाद है इमरान खान साहब, और अभी तक कॉल क्यों नहीं दी जा रही है? कहाँ से इशारे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि वो शायद इशारे से ज़्यादा पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम का सोच रहे हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन ना बन पाए जिसमें अफरा तफरी का आलम हो
और ऐसी सिचुएशन ना बन पाए जहां कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो नातलाफी नुकसान हो जाए जिससे सिस्टम ख़तरे में पड़ जाए। अगर कुछ लोग इसको इमरान खान की कमज़ोरी समझते हैं तो मैं समझता हूँ शायद ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, मैं तो इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। दूसरा, 15 छोड़ें 17 कर दें, 17 छोड़ के 34 कर दें, आपके पास रास्ता यही रह गया है। इमरान खान को आप अवाम शऊर से चैलेंज नहीं कर सकते, वो आप उधर फारग हो चुके हैं। आपके पास एक ही रास्ता है जो तरीका आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। इमरान खान की मैं समझता हूँ कि जिस पॉपुलैरिटी के लेवल पे वो खड़े हैं इस वक्त, वो ये समझते हैं कि मिल बैठ के मामलात को तय खुश उसलूबी से कर लिया जाए, ताकि मुल्क के अंदर जो मईशत की सिचुएशन है और जो इस वक्त आवाम की सिचुएशन है, उस सिचुएशन को मुल्क को फर्दर आप डीप ड्राइव ना जाना पड़े। अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए हुकूमत को, लेकिन हुकूमत के अपने मसाइल हैं। हुकूमत को तो अपने सिर पैर का ही नहीं पता आ रही, उनको समझ ही नहीं आ रही है कि अगर हम इलेक्शन में चले जाते हैं तो हम अपनी अपनी सीटें भी बचा पाएंगे कि नहीं। ये वो ख़तरा उनके सरों पे ऐसा मंडला रहा है जिसकी वजह से वो किसी चीज़ पर आ नहीं रहे। बातचीत हो रही है, बातचीत सिर्फ इस हद तक हो रही है कि कोई डेट अनाउंस कर दी जाए। हुकूमत को फिक्र ये है कि अगर हम 4 महीने, 6 महीने या 8 महीने की भी डेट दे देते हैं तो इस वक्त जो इमरान खान की मकबूलियत का आलम है, उस सैलाब में तो इनका कुछ भी नहीं बचना, क्योंकि ये तो झूठ बोल कर आए थे, झूठे बयानिए पर आए थे अवाम को महंगाई के चुंगल से निकालने के लिए, ठीक है, और बचा के गए अपने केसेस। जावेद साहब, तो अवाम को अब ये बात सारी समझ आ गई। मैं पीजे मीर साहब से इनपुट लेना चाह रही हूँ। जी पीजे मीर साहब, आप ऐड करना चाहते हैं? जिक्र हुआ टेरियन का, ये मैं आपको बता देता हूँ। 63(1) एज के अंदर है, बड़ा सिंपल है। ही हैज बीन ऑन कन्विक्शन फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, sentenced to imprisonment for a term of not less than 2 years, unless a period of 5 years has elapsed since his release. तो इसके अंदर तो केस तो है ही नहीं है, and the case वो टेरियन वाला is not in Pakistan, outside Pakistan. It doesn't come under Pakistani नवीद courts. साहब ऐड इस्लामाबाद कर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त ये बिल्कुल जेर समाअत है, जिसमें बताया गया है कि इन्होंने अपने बच्चों की तादाद जाहिर नहीं की, अपनी बेटे का जिक्र नहीं ठीक किया। है सर, ये एक इस्लामाबाद अलग बहस है। सर ये एक अलग बहस अदालत का मुसद्दका है। फैसला सर मुझे नवीद आपको साहब, बताइए। नवीद साहब, ये एक करने अलग बहस है, लेकिन अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद हम आकर बात करेंगे कि बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं या नहीं हैं, कितने कामयाब हैं। आप साथ रहिए। बैकडोर मुज़ाकरात की बाज़गश्त हो रही है, लेकिन इमरान खान साहब ने इशारा कर दिया कि बैकडोर मुज़ाकरात मेरे हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से चीज़ें वाज़े नहीं है। अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये कहाँ हो रहे हैं, किसके साथ हो रहे हैं? अगर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि मिसाक़े जमहूरियत के लिए मैं हुकूमत को और अपोजिशन को बिठाता हूँ एक जगह पर, बातचीत इनकी हो सकती है, लेकिन कितने कामयाब हैं आरिफ अलवी इसमें, और सिचुएशन आने वाले वक्त में क्या हो सकती है? सबसे पहले मैं पीजे मीर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मौक़िफ़ जो दोनों जानिब से आ रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, लेकिन सेटलमेंट होती नज़र नहीं आ रही। मुल्क के हालात जो हैं वो एनार्की की तरफ तो नहीं जा रहे। आप कैसे देखते हैं? ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, अनार्की की तरफ कोई ये हम जो इस्तेमाल कर देते हैं, दिस इज नॉट द राइट वर्ड। पाकिस्तान इज अ वेरी स्टेबल कंट्री। ये हम ही हैं जो उसको डिस्टेबल करने की बातों के अंदर करते हैं। आज एक वीडियो निकली है जिसमें एक पुलिस का एहलकार यूनिफॉर्म में था, वो लोगों को बता रहा था कि 18 आदमियों की जानें चली गई हैं, क्योंकि जो पीछे फायर एस्केप डोर है जो वो किसी को पता नहीं था कि खोलना किस तरह। टू योर क्वेश्चन, फायर एस्केप डोर जो है वो हर जगह होता है, आपका बैक ट्रैक की जो टॉक्स हर जगह होती हैं, और जब तक आपको दरवाजा ना खोलना आए तो वो बिल्कुल आप कह लो कि हेडलॉक हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल बात चलती है। प्रेसिडेंट अलवी ने, जैसे आपने कहा, एक उन्होंने इंडिकेटर दी है और वो मसालियत की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये आपको ग्राउंड रियलिटी में आपको वो आदमी चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, समबडी लाइक रहमान मलिक, कि जो डिफ्यूज करता था सिचुएशन को, जो जाके कभी भी कोई एमकेएम या कोई पार्टी हो उसको डिफ्यूज करके रख देता था और फिर आपकी गाड़ी चलती रहती थी। हमें वो आदमी चाहिए जो सेल्फलेस हो और नेशनल इंटरेस्ट में दोनों को इकट्ठा करे। अगर आप नहीं बैकडोर पे टॉक करेंगे तो आगे फिर ये बदकिस्मती से मैं इस लफ्ज को यूज करूंगा, फिर वो हो सकता है, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट, जो मर्जी गवर्नमेंट होती है, वो बनाना गवर्नमेंट नहीं है, बड़ी तकड़ी गवर्नमेंट होती है। सो मैं समझता हूँ ये चीज चलती रहती है, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है इस वक्त हमारे सामने। 30 seconds left.
ये जो आपने एक क्वेश्चन किया है, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। क्या ये होगा, नहीं हो रहा है, क्या होगा, फलाना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम आदमियों को अकामा पे बार कर देते हैं, तोशाखाना पे बार कर देते हैं, तो मैं समझता हूं ये आपके सामने एक आईना है। इस आईने को ठीक करो और ये ट्रिवियलिटी पे मत जाओ। थिंक मच बिगर than all of these little myopic sort of a conversation and dialogues. ठीक है इफ्तिखार साहब, दोनों तरफ स्पॉयलर्स नजर आ रहे हैं, डिफ्यूजर्स तो नजर नहीं आ रहे। एक तरफ राना सनाउल्लाह हैं तो दूसरी जानिब फवाद चौधरी हैं, ताबड़तोड़ जवाबी वार जारी हैं। आप समझते हैं कि कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं इनके बीच में? मुज़ाकरात बिल्कुल हो रहे हैं और चौथा या पांचवा राउंड है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो लोग मुज़ाकरात करने जा रहे हैं उनके पास अख्तियारात नहीं है। अब ये बड़ा मसला होता है क्योंकि जब वन पार्टी में इतनी ताकत हो एक शख्स के पास कि वो अपनी अना का हर मसला बना ले हर बात को, तो फिर बड़ी मुश्किल है। मसलन मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका तल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि क्या होगा क्या। वो कहने लगे कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने बहुत बहुत बुरे हालात देखे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इन मुज़ाकरात में कामयाबी हो सकती है। और उसकी वजह यह है कि जो क़यादत है वो इस बात को समझ नहीं रही। वो एक बात पे ही खड़े हैं। फिर आप परवेज़ खट्टर की बात नहीं कर? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। वो उन्होंने कहा कि वो वहीं खड़े हैं जहाँ वो अप्रैल में खड़े थे। अब बताएं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हम कहाँ पहुँच गए हैं? महंगाई कहाँ पहुँच गई है? बेरोज़गारी कहाँ पहुँच गई है? गुर्बत बढ़ती जा रही है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। ये बात जो सदर साहब कोशिश कर रहे हैं एज ए फादर, वो कर सकते हैं। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज एज वेल, और उनका फ़र्ज़ बनता है। अब मुसीबत है कि उसकी भी कोई इज़्ज़त नहीं रखता, उसका भी एहतराम इससे ज़्यादा नहीं लेते कि जी ये मेरे लिए वोट मांगता था सड़कों और बाज़ारों गलियों में, तो ये क्या अपने आप को समझता है। मैंने इस किस्म की गुफ्तगू जब की जाती है तो ये गुफ्तगू पहुँच जाती है फिर उन अफराद तक, तो ये गलत है। अगर हम चाहते हैं कि मसाइल ना ख़राब हों, और मैं बड़ा खुश हुआ आज मेरे लिए तो आज तब्दीली का बड़ा एक झोंका आया इस जगह पे बैठ के कि मेरे दोस्त ने कहा कि वो तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, वो तो आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वो तो आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। ये तो आप लोगों का वो कोई नुमाइंदा है जो प्राइम मिनिस्टर नालायक है, जिसको वोट भी नहीं मिलने, वो ख़राबी की वजह बन रहा है। ऐसी बात नहीं है। मसला है ज़िद और अना। वो कहते हैं कि मुझे डेट दो और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरी मर्ज़ी का लगाओ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो भाई बस अब उसमें थोड़े दिन रह गए हैं, बाकी रहेगी डेट। मुमकिन है डेट मिल जाए। अच्छा भाई, सुनने में क्या कह रहा हूँ कि मुमकिन है डेट मिल जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन हारे भी जाते हैं, इलेक्शन जीते भी जाते हैं। और मैं आज ये भी कह रहा हूँ, देयर विल बी ए हंग पार्लियामेंट, देयर विल बी ए हंग पार्लियामेंट। क्योंकि 4 दिन पहले मैंने जो चीज़ें सड़कों पे देखी, उससे मुझे अब यकीन हो गया है कि जलसा और चीज़ है। मैं पहले भी यकीन करता था जलसा और होता है, जुलूस और होता है, वोट और होता है। तो बात हो रही है और जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो ईमानदाराना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे कामयाबी की उम्मीद कम नजर आती है क्योंकि एक शख्स की अना सब चीज़ों पे भारी है। ठीक है जावेद साहब, मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। जब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब गवर्नर पंजाब थे, उनका मैं इंटरव्यू देख रही हूँ, उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने सिर्फ 10% ही बातें शेयर की थी इमरान खान से, तो मुझे डीसीट कर दिया गया, मुझे अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। और मैं तमाम सियासी रहनुमाओं को ये तजवीज़ करता हूँ कि 10% भी बात ना करें अपने पार्टी लीडर्स के साथ। मसला क्या है? मसला ये हकायक की नहीं है। नहीं, बात हकायक की नहीं है। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आपने बात ही ऐसी कर दी है, ये हमारे ये सियासी निज़ाम नहीं है, ये पॉलिटिकल कॉर्पोरेट कंपनी है। इनमें डिक्टेटरशिप होती है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। अच्छा। इधर आप अपने पॉलिटिकल सीनियर या जूनियर लीडरशिप की किसी बात को सुनना ही नहीं चाहते। ये रवैया ही वजह है कि आज पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा हुआ है। आज अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत होती, अंडरस्टैंडिंग होती, डिक्टेटरशिप ना होती, मोनार्क सिस्टम ना होता, तो आज पाकिस्तान कहीं से कहीं वेस्ट के लेवल की तरक्की कर चुका होता। यह है बिगेस्ट डायलेमा। अब आ जाए आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। बात यह है कि बातचीत होती है, बैकडोर डिप्लोमेसी होती है। बैकडोर डिप्लोमेसी थी तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं ना, आपको पता है। 8 महीने से गुफ्तगू होती रही, कभी लंदन और कभी इधर,
और कैसे कैसे ट्रेवल करके बातचीत हुई है, तो किसी नतीजे पे पहुंची है ना, तो ये भी किसी नतीजे पे पहुंच जाएगी, फिक्र ना करें। मुल्क को उस नहज पे नहीं जाने दिया जाएगा जहां अनारकी, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही थी, ऐसी सिचुएशन डेवलप हो। और जो लोग करवाने वाले हैं वो करवा रहे हैं, और मामलात को कहीं ना कहीं तय होना सिर्फ सिंपल इतना है कि इमरान खान को एक स्टेप पीछे आना है, और हुकूमत ने तो अंदिया दे दिया है। एहसन इकबाल साहब ने तो बता दिया कि 6 से 8 महीने में इलेक्शन हो सकते हैं। सो हुकूमत की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो गई है, और इधर से भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, तो जो बात आ जाएगी। जाहिर है एक आपकी डिमांड है, तो आप तो जिस तरह कह रहे थे कि आपने 3 दिन पहले देखा जो अवाम के हालात तो मैं समझता हूँ हुकूमत को फौरी इलेक्शन कराने चाहिए। अच्छा, क्योंकि हंग पार्लियामेंट बननी है तो उनकी मौजें लग जाएंगी। तो बेहतर यह है कि इलेक्शन करवा लें, लेकिन बातचीत करनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान हो। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, क्योंकि सियासत में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मिलजुल कर लेकर चलने का रवैया होना चाहिए। बाकी कानून है, कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। जो मुजरिम है, जिन्होंने करप्शन की है, उनका एहतसाब भी होगा। वो कानून है, अदालतें वो फैसला करेंगी, लेकिन आपको बातचीत का रास्ता खोले रखना चाहिए। ठीक है, डायलॉग तो कभी भी बंद नहीं हो सकते हैं। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान क्या स्टेप बैक होंगे? बिल्कुल होंगे, होना शुरू हो गए हैं वो। यकीनी तौर पर उन्होंने कहा था पहले मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, जब अपनी चोरियां निकल रही तो अब यहाँ बैठने को भी तैयार हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब हुकूमत को एज है असल में। देखें ना, जो साइफर का झूठा बयानिया था उसकी भी हवा निकल गई। जो इन्होंने ये बयानिया बनाया हुआ था अपना करप्शन का, वो इनका अपना मामला निकल आया, और आगे बहुत सारे केसेस हैं। पाकिस्तान की मईशत जो उन्होंने बर्बाद की थी, उनके खाते में डाल रहे थे, वो सेटल होना शुरू हो गई है, वो भी काम ख़त्म हो गया। तो अब हर गुजरते दिन के साथ उनका जो बयानिया या रुब दबदबा था, वैसे मैं एक बात अर्ज करता चलूँ कि अगर उनमें इतनी सख्त होती कि वो स्ट्रीट पार के ज़रिए या किसी बड़े एजिटेशन के ज़रिए हुकूमत गिरा देते, तो उन्होंने अप्रैल से आगे नहीं जाना था। 25 मई भी बहुत आगे था। सारी कोशिश आपको पता चल जाएगा, सारी कोशिश उन्होंने करके देख ली है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब नाकाम होने के बाद वो मायूसी के आलम में मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। अब हुकूमती शराइत पर ही बात होगी। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं उन्हें भी पता है कि इन लोगों को लाके हमने किस तरह से मईशत को रिवाइव कराया, किस तरह से पाकिस्तान सफारती लिहाज से दोबारा इंटरनेशनल कम्युनिटी में दाखिल हुआ, किस तरह से हम FATF की ग्रिल से निकले। तो ये सारे अब प्राइम मिनिस्टर आज सऊदी अरब जा रहे हैं, FATF के क्रेडिट भी इस हुकूमत को चीन जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। और FATF ये तो वो वज़ीर आज़म हैं जिनको जहाज से उतार दिया गया। आप अंदाजा लगाएं, घड़ियां बेच रहे हैं, अपना घड़ियां बेच रहा है, उसकी क्या वैल्यू होगी? जिसकी अना होती है उसी को उतारा जाता है। घड़ियां बेच रहे हैं और उसकी लकड़ियां मिल रही हैं, वो बेच रहे हैं, पेन स्टैंड बेच रहे हैं, तो उनको तो काम ही कोई नहीं था। तो ये सारी चीजें जो मुल्क बेच रहे हैं उनका कोई स्टैंड नहीं होता, जिन्होंने पूरा मुल्क ही बेच दिया। आप ये जिक्र कर रहे हैं सर, आप उन्हें मुकम्मल करने दें जी। तो बात ये है कि देखें ना, इसी तरह का रवैया इमरान खान साहब का हो गया, लेकिन खैर अब वो टोन डाउन है। मुझे तो देख के अब सच्ची बात है गुस्से से ज़्यादा तरस आना शुरू हो गया। और हम तो कहते हैं कि अगर हमें ताकत है तो आप आएं और इलेक्शन में भी वो बात खाएंगे। ये जो आर्जी और हवाएं उनमें भर दी गई थी, दायरा 22 साल की मेहनत के बाद हवा भरी गई है, अब वो निकलना शुरू हो गया, नजर आ रही है। उनके चेहरे से भी नजर आ रही है, बॉडी लैंग्वेज से भी नजर आ रही है, और पब्लिक में भी आपको नजर आएगी। क्योंकि अब हवा उनमें जो भरी जा रही है जिसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा। जो गलती थी उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है, इसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वो स्टार्ट हो गया। मैं इफ्तिखार साहब का पॉइंट ले लूं। मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पे बता दूं, अगर उस आदमी ने अपनी अना ना छोड़ी तो उसको नुकसान होगा। ठीक है, पीजे मीर साहब आप भी ऐड कर लें। मुझे अफसोस होता है कि हम एग्जांपल्स देते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का। आज क्या लोग बाहर निकले? ब्रिटेन के अंदर लिज ट्रस ने रिजाइन किया, निकला कोई नहीं निकला। बोरिस जॉनसन बैकआउट कर गया कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए, उसने कहा कि मैं नहीं कर सकती। वेल डन। तो यही चीजें होती हैं कि अगर आप नहीं कर सकते हो तो देन यू कैरी ऑन, दैट इज हाउ यू कैरी ऑन। ठीक है, और हम नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुर्सी के साथ ये सामने आई है वो ये है कि 3-4 सेशंस हो चुके हैं बैकडोर मुज़ाकरात के। इसी के साथ अभी हम ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। वो जिसके लिए अपने मुल्क में ज़मीन तंग कर दी गई, वो जो पनाह लिए हुए था किसी और मुल्क में, वो पहुंच गया अल्लाह की पनाह में। वो जो इंतहाई जुर्रतमंदाना तरीके से बेबाकी से सवाल किया करता था, आज अपनी मौत के साथ कई सवाल छोड़ गया है।
मैं इफ्तिखार साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी, अरशद शरीफ भी अब हम में नहीं रहे, लेकिन 1992 से लेकर 2022 तक 96 जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड इन पाकिस्तान, नोबडी गॉट जस्टिस। तो इस केस को आप कैसे देखते हैं? पहली बात है, ये पाकिस्तान में वाक़या हुआ नहीं। आपने बड़े अच्छे लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किए, आई सपोर्ट ईच एंड एवरी वर्ड जो आपने इंट्रो में उनके लिए इस्तेमाल किया। अरशद एक पढ़ा लिखा आदमी था, शरीफ आदमी था, वो आपसे इख्तलाफ करता था इखलाक के दायरे में रह के, वो बदतमीज़ी नहीं करता था। वो किसी के साथ था तो उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की या प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता था कि तमाम तहज़ीब को भूल जाए और जो हमारे अखलाकी रवैये हैं उनका वो मजाक उड़ाए। एक तो खूबी उसकी ये थी। दूसरे, उसकी ख़ानदान में बहुत ट्रेजेडीज़ हुई, उसके वालिद की डेथ, फिर उसके भाई की डेथ, और अब उसकी फिर ख़ुद अपनी डेथ। इज़ अ वेरी बिग ट्रेजेडी। आपने सवाल किया, ये वाक़या पाकिस्तान में नहीं हुआ। मैंने मुतालबा सुबह किया, जैसे ही मैं सुबह उठा पहली बात मुझे पता लगी, मैंने ये मुतालबा किया था, और मशकूर हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का और हुकूमत पाकिस्तान का कि उन्होंने कीनिया से मुतालबा कर दिया कि हमें सारी तमाम सहूलतें फ़ौरी फराहम की जाएँ, डेड बॉडी को वापस लाने की, रवायकों को देने की। लेकिन इसमें 3-4 सवाल है। उनकी पेशावर से रवानगी दुबई से रवानगी बकौल उनके साथियों के यूके से उनकी रवानगी कीनिया। इस सारी रवानगियों को कोई ना कोई तो जानता है, उनका दोस्त। मैं उनके दोस्तों की बात कर रहा हूँ। वो जानते हैं, उन दोस्तों को आगे आना चाहिए। और फिर रात गए जो ट्वीट की एक खातून ने, उसको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? तो तीसरी बात यह है कि जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है कीनिया की गवर्नमेंट ने या कीनिया की पुलिस ने, वो भी हमें अपने सामने रखना चाहिए। उनके मौक़िफ़ की बिना पर इस मौत की जो नुकसान है ये कम नहीं हो जाता, ये दुख में हमारा कम नहीं होगा, उस ख़ानदान के का दुख कम नहीं होगा। लेकिन ये पता तो लगे वो क्या कर रहे थे। फिर उसमें नाम भी लिए गए कि कुछ 2 अफराद का नाम लिया गया है। वन उनके साथ जो ट्रैवल कर रहा था वो बच गया, ज़ख्मी है, बच गया। उससे भी तो पूछा जाए कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, कब जा रहे थे, कब वो वहाँ पे पहुँचे, किन मकसद के लिए पहुँचे। ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब चाहिए। और मैं सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी करने वाले, सहाफ़ियों को धमकी देने वाले, सहाफ़ियों को कत्ल करने वालों को इंसान नहीं समझता। मैं उनको समझता हूँ कि वो इस काबिल नहीं है कि लफ्ज़ इंसान उनके लिए इस्तेमाल किया जाए। कलाम के लिए माज़रत, वक्त कम है। पीजे मीर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। पाकिस्तान का शुमार उन 6 ममालिक में होता है जहाँ पर सहाफ़ियों को बहुत से ख़तरात लाहक हैं ऑन देयर ड्यूटी। ऑल्दो कि ये जो कत्ल हुआ है ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन जो अलमिया है वो तो मौजूद है। आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल इफ्तिखार ने सही बात की है। ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बाहर एक इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, जो हुआ है, और जो उसके साथ जो बैठा था, आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली राइट इफ्तिखार। उसको चाहिए कि आगे पूरी स्टोरी बताए। उन्होंने, पुलिस ने तो कह दिया, नेशनल पुलिस ने, कि भाई ये एक उनकी गलती है और उसके साथ तो दे टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलें, जो होना है हो गया, वो अल्लाह को मंजूर है। हम पूरे पाकिस्तान में, फ्रॉम द जर्नलिस्टिक कम्युनिटी, वी सिंपैथाइज एंड वी कंडोल एंड वी कंडेम दिस सॉर्ट ऑफ एन एक्टिविटी। लेकिन यहाँ ये कंडेम के साथ खत्म नहीं होगा। आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ कीनिया हैज टू कॉम्पनसेट हिज फैमिली एंड ऑफ कोर्स ARY जिसने उनको रखा है। आई थिंक आई नो they will look after the family, because at the end of the day, जिस तरह भी इफ्तिखार ने नरेट किया, उनके वालिद भी चले गए, भाई भी चले गए, छोटे बच्चे हैं, वो somebody's got to look after them. I mean, he's got good services in the journalistic community, and I think that is the way forward. ठीक He है was a wonderful man. As a person, he was a wonderful man. Good सर, man. मुझे जावेद साहब की तरफ आना है। जावेद साहब, बहुत से शुबहात हैं इस वाक़े में, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ कि इख्तलाफ राय इतना बड़ा जुर्म नहीं होना चाहिए कि उस पर उसकी धरती ही तंग कर दी जाए, और इतना बड़ा जुर्म नहीं होना चाहिए कि उस माँ के हाथों में जब वो लाश जाएगी शहीद की, जो ऑलरेडी एक बाप और बेटे की लाश देख चुकी है, उन 3 बच्चों का क्या कसूर था जिनके सर से आपने छतरी उतार ली, उस बीवी बेचारी का क्या कसूर था? ये है वो जुर्म। हुकूमत पाकिस्तान से सवाल तो बनेगा
कि दुबई की हुकूमत को किसने मजबूर किया था कि उसको उधर से डिपोर्ट किया जी। जाए, उसको कहा जाए कि आप तीसरे मुल्क में जाएं। फिर जब Do कीनिया you have any की proof? जब कीनिया की हुकूमत की बात आती है तो कीनिया ही का अखबार कहता है कि जो इनिशियल रिपोर्ट है इसमें बहुत ज्यादा डाउटफुल चीजें जी। हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्लेम कर रही है कि ये जो शवाहिद इनिशियली दिए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, हमें कंक्रीट शवाहिद चाहिए। Wait for it, और sir. जिस तरीके से ब्रूटल मर्डर किया गया है, जिस तरीके से, ये वो नहीं है कि कार चोरी का बहाना मार के आप किसी को रोकने की बजाय टायरों कीनिया की government के टायरों पैसे पर वो जारी गाड़ी कर रहे हैं। टायरों पर गोलियां मारने की बजाय ठीक है। आप सीधा उसके जावेद उसके साहब, हेड में मिस सुराख जुल्म आइडेंटिफिकेशन है का ये। मामला है, ये बात सामने आई है। नवीद साहब, आपसे मैं बहुत ही क्लियर ये जानना चाहती हूँ कि अब इस मैटर को लीगली किस तरह टेकअप किया जा सकता है, किस तरह अरशद शरीफ की फैमिली को इंसाफ मिल सकता है? देखिए, ये वाकया कीनिया में हुआ है और जिम्मेदारी भी कीनिया की गवर्नमेंट की है। सरकारी वर्जन सामने आ गया है जिसमें पुलिस की तर्जुमान ने यह कहा है कि वाकया इस तरीके से रूनमा हुआ कि शनाख्त में गलती हुई, अब हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ी ही देर में, एक आध दिन में, इस केस की मज़ीद तफसील सामने आ जाएगी और ये पता लगेगा कि वो कीनिया क्या करने गए थे। और उनके साथ जो मौजूद हैं खुर्रम साहब, कोई कहता है उनके भाई हैं, कोई कहता रिश्तेदार हैं, ये भी क्लियर नहीं हुआ। उनकी बातों से भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। यहाँ दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो हमें किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं की जानी चाहिए। ये बाहर जाने का रास्ता अरशद शरीफ साहब ने खुद ऑप्ट किया था। ज़मीन यहाँ बड़े बड़े लोगों पे तंग रही है, नौकरियाँ, मुलाजमतें, जान के खतरात, ये कोई बात नहीं है। ये इमरान खान का दौर था जब हमें बताया गया इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से कि इमरान खान की हुकूमत या इमरान खान खुद प्रीडेटर है जर्नलिज्म के लिए। ये बिल्कुल था, जीना हराम कर दिया गया था। देखिए, तरीक़ेकार तो ये है कि आप कीनिया की हुकूमत के पास जाएंगे और उनसे पूरी डिटेल्स लेंगे और उसके बाद यहाँ कोई चीज़ छुपाए नहीं बल्कि उनको नशर कर दें। सर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो आपको प्रिपरेशन देकर तो जाएंगे ना भाई। दूसरी की हुकूमत है ना, वो एक सरजमीन है दूसरी। वो आप वहाँ कैसे आप जाए? अच्छा, वहाँ शूट आउट भी होता है, वहाँ ड्रग्स का बिजनेस भी है, वहाँ जाली मुकाबले भी होते हैं। वो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत, अब आप किसी मुल्क में एंटर हो रहे हैं तो आप जान लें वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत क्या है। ठीक है नवीद साहब, एक बात भाई इंडियन में कहूँगा, आई डिमांड कि जो कुछ भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा उस पर भी अमल हो, और आई डिमांड के जो हुकूमत पाकिस्तान का वहाँ पे सफारत खाना है, जितने भी अफसरान हैं वो अपनी अपनी अलग रिपोर्ट सबमिट करें टू दी पार्लियामेंट, टू दी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसको पेश करें, क्योंकि इस किस्म के वाक़े को हम ये दरगुजर नहीं कर सकते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन इख्तिताम पर मैं ये कहना चाहूँगी कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। मकतूल के अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ के साथ आपसे इजाज़त। अल्लाह ने के बान।